लिबर्टी के बारे में यानी स्वतंत्रता के बारे में हम लोग पिछले कई क्लासेस में उसका जिक्र कर रहे हैं कि स्वतंत्रता क्या है। हॉब्स ने स्वतंत्रता के बारे में क्या सोचा, लॉक ने क्या सोचा, और कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रूसो ने स्वतंत्रता के बारे में क्या सोचा, फ्रीडम के बारे में क्या सोचा। हॉब्स ने क्या कहा फ्रीडम के बारे में कि बाधा ना हो किसी व्यक्ति की राह में, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, कोई बाधा ना हो किसी व्यक्ति के जिंदगी में, उसकी लिबर्टी में। तो उन्होंने लिबर्टी को ऐसे देखा कि कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज हॉब्स ने यह कहा कि लिबर्टी इसलिए जरूरी है क्योंकि इंसान अपना सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी अपनी भलाई, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसको लिबर्टी मिलना चाहिए। और लिबर्टी का मतलब है कि उसकी राह में कोई बाधा ना हो। मैं क्लास के अंदर दाखिल होना चाहता हूं तो यहां पे कोई पत्थर ना रखे, है ना। अब क्लास में मैं सवेरे उठ के आ पा रहा हूं कि नहीं आ पा रहा हूं, मेरी इच्छा है कि नहीं इच्छा है, वो सब सवाल हॉब्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉक के लिए, जॉन लॉक के लिए क्या है लिबर्टी? जॉन लॉक के लिए लिबर्टी है कि व्यक्ति को अपना फैसला, अपना चॉइस लेने की पूरी आजादी होनी चाहिए। और लिबर्टी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको उन्होंने कहा कि ये नेचुरल राइट्स का हिस्सा है और ये सबको मिला हुआ है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर आप उसकी लिबर्टी को नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि लिबर्टी जो है वो उसका अभिन्न अंग है, उसकी जिंदगी का अभिन्न अंग है। जिस तरह से आपके दिल, आपके शरीर के अंदर में हार्ट, किडनी, लीवर होते हैं जिसे हम बाहर निकाल के नहीं सकते हैं क्योंकि उसके बाद आप मर जाएंगे, उसी तरह से लॉक का कहना है कि लिबर्टी जो है वो इंसान के साथ प्राकृतिक अधिकार है, वो राज्य की उत्पत्ति से पहले उसे मिला हुआ है। इसलिए किसी को भी उस लिबर्टी से क्या कहेंगे, वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए आप देखेंगे कि जो ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स जो है वो बहुत हद तक लॉक का जो आइडिया है वो वहीं से ह्यूमन राइट्स का भी सिद्धांत आ रहा है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, यानी किसी भी व्यक्ति को उसकी जिंदगी से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब ये अधिकार जो है वो भारतीयों को भी मिलते हैं क्योंकि वो सिटीजन हैं, लेकिन वो अधिकार जो भारतीय नहीं हैं, जो विदेशी हैं, उनको भी मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं मान लीजिए नेपाल से भारत में आ रहा हूं, ठीक है, और कोई भारतीय मुझे मारना शुरू कर दे, मारो मारो मारो, तो क्या यहां की पुलिस उस नेपाली व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेगी या पुलिस कहेगी अरे अरे ये तो विदेशी है, हमारा देसी लोग पिटाई कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा है? क्या बोलेगी पुलिस? रक्षा करेगी, क्योंकि राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार जो है वो सबको है, जन्म के साथ आपके साथ है। तो उसी तरह से जब आप लॉक की बात करते हैं तो लॉक के लिए अधिकार जो है कोई राज्य ने कोई उनको तोहफे में नहीं दिया है कि ये लो अधिकार, ले लो ले लो ले लो, कि हम जब चाहे तो कहें नहीं 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 मेरा दे दो नहीं। वो आप व्यक्ति हैं, इसलिए आपके अंदर में वो अधिकार हैं ही हैं। उसके लिए अंग्रेजी में वर्ड है इनएलिनिएबल। इनएलिनिएबल का मतलब होता है कि जैसे पेड़ से पत्ते गिर सकते हैं तो वो हो गया एलिनिएबल, उससे अलग कर सकते हैं, लेकिन जब इन लग जाएगा तो इसका मतलब कि नहीं हट सकते हैं। जैसे शरीर से, जिस्म से किसी का हाथ नहीं निकाला जा सकता, हाथ निकालते ही वो व्यक्ति मर जाएगा। पेड़ से पत्ते आप तोड़ सकते हैं लेकिन शरीर से हाथ, दिल आप नहीं निकाल सकते। उसी तरह से जो अधिकार हैं, स्वतंत्रता के अधिकार है, वो व्यक्ति से नहीं छीने जा सकते हैं और तमाम व्यक्तियों को हैं। इसीलिए जो लॉ का कॉन्सेप्ट है वो एक मामले में बहुत ही रेडिकल है, क्योंकि ये सबको अधिकार देने की बात करता है ना। चाहे वो गोरे हो, चाहे वो काले हो, चाहे देसी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, सबको अधिकार मिलता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रूसो ने क्या कहा है लिबर्टी के बारे में।
तो रूसो ने लिबर्टी के बारे में कहा है कि लिबर्टी जो है, रूसो के मुताबिक लिबर्टी यानी स्वतंत्रता को हम जब तक समाज के हितों को, बड़े हितों का मतलब ये नहीं बड़े लोगों के हित नहीं, बड़ा हित का मतलब पूरी सोसाइटी के हित को अगर हम ध्यान में रखकर अगर हम नहीं देखेंगे स्वतंत्रता को और सिर्फ निजी स्वार्थ तक रहेंगे तो ये सही नहीं है। मिसाल के तौर पे मुझे इस क्लास के अंदर में आके मुझे सिगरेट पीने की बहुत हो गई है, मान लीजिए मुझे बहुत इच्छा है कि मुझे एक सिगरेट पीना है। मैंने एक सिगरेट निकाली और सिगरेट निकाल के जैसे ही माचिस का डब्बा निकाल के या लाइटर निकाल के जैसे ही सिगरेट जलाने के लिए मैं जा रहा हूँ, ये हमारी जो स्टूडेंटों करें, सर आप सिगरेट क्लास के अंदर में नहीं पी सकते हैं। तो मैं पूछा क्यों नहीं पी सकता हूँ? मैंने सिगरेट खरीदी है ना, मेरे पास पैसे थे, ये बहुत ही अच्छे ब्रांड का मैं सिगरेट लाया हूँ, मैं पी सकता हूँ और मुझे बहुत उसकी तलब लगी हुई, ये मेरा अधिकार है सिगरेट पीना, है ना, ये मेरा सिगरेट पीना अधिकार है। तो वहां पे रूसो आके कहेंगे कि आपका अधिकार है सिगरेट पीना, माना, लेकिन आप अपने निजी स्वार्थ सिगरेट पीने की वजह से पूरे क्लास के लोगों को आप धुआं फैला के उनके लिए बीमारी पैदा करेंगे और आप अपने लिए भी बीमारी पैदा कर रहे हैं, इसलिए आपको सिगरेट पीने की इजाजत नहीं मिलेगी। तो रूसो का कहना है कि नहीं, सिगरेट मैं पीना चाहता हूं क्योंकि वो कोई व्यक्ति कह रहा है नहीं मुझे तो ये अच्छा लगता है, ये मेरा चॉइस है, मैंने बाजार से खरीदे हैं। तो रूसो का कहना नहीं, तुम्हारी स्वतंत्रता जो है समाज के हित से अलग नहीं किया जा सकता है, कि तुम्हारी स्वतंत्रता जो है वो समाज के हित से अलग है। इसीलिए उन्होंने जनरल विल का कंसेप्ट दिया है, समान इच्छा का कंसेप्ट दिया है, यानी आपका हित जो है वो समाज के हित से अलग नहीं है। आज हम लोग बात करेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में। जेएस मिल, ये भी बहुत बड़े स्कॉलर हैं, जेएस मिल भी बहुत बड़े स्कॉलर हैं, इन्होंने भी लिबर्टी के बारे में कुछ कहा है, जेएस मिल ने कहा है, और उनकी किताब भी है ऑन लिबर्टी, उन्होंने किताब लिखी ऑन लिबर्टी। तो हम आज बात करेंगे जेएस मिल साहब ने क्या कहा है लिबर्टी के बारे में। वो जेएस मिल ब्रिटिश स्कॉलर थे, बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे, बहुत ज्ञानी भी थे, बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। तो जेएस मिल को हमको पढ़ने से पहले इनके जो उस्ताद थे, यानी इनके जो टीचर थे जेरेमी बेंथम, उनके पास चलेंगे और पूछेंगे उस्ताद का क्या कहना है, क्योंकि जो उनके चेला थे स्टुअर्ट मिल, वो अपने गुरुजी की बहुत सारी बातों को माने भी हैं और अपने गुरुजी की बहुत सारी बातों की आलोचना भी किए हैं। तो आज जेम्स मिल को समझने से पहले गुरु को भी समझना पड़ेगा और चेला को भी समझना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले गुरु की बात करते हैं, ठीक है। और जेम्स स्टुअर्ट मिल जो है 19वीं सेंचुरी के हैं, 19वीं सेंचुरी, है ना, जिस जमाने में आप समझिए कि ज्योतिबा फूले ऑलरेडी एंटी कास्ट मूवमेंट चला रहे थे महाराष्ट्र में, उसी वक्त की बात है। 1857 का गदर हो चुका था। तो जेएस मिल जो हैं, तो उनके जो गुरु हैं उनका नाम है जेरेमी बेंथम। बेंथम ने एक थियरी दी है, बेंथम का एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। क्या कहते हैं उसको? हाँ, यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो एक वर्ड से बना हुआ है जिसका नाम है यूटिलिटी, है ना, यूटिलिटी। आप लोग आपस में कभी बात करते होंगे तो मान लीजिए कोई दोस्त किसी दूसरे दोस्त को कहता है अच्छा तुम्हारा नया मोबाइल आ गया है, जरा मुझे दो 4 दिन के लिए मैं सेल्फी लेना चाहती हूँ। अच्छा तुम्हारा नया पेन आ गया, जरा देना। अच्छा तुम्हारा अच्छा बैग आ गया, कुछ दिन देना। तो कोई नहीं बोलता अरे बहुत ही यूटिलिटेरियन है ये, बहुत ही, है ना, ये अपने ही फायदे की बात करती है ना, ये हमेशा अपना ही मफाद चाहती है। तो यहां यूटिलिटेरियनिज्म कुछ इससे मिल रहा है, कुछ नहीं भी मिल रहा है। तो जेम्स स्टुअर्ट मिल जो हैं, उनसे पहले उनके जो गुरु हैं बेंथम, वो उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट दिया। और यूटिलिटेरियनिज्म अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे भारत की, तो इतिहास में अंग्रेजी जो थिंकिंग थी उस जमाने में, तो 2 तरह की मुख्य थिंकिंग थी, एक थी ओरिएंटलिस्ट और एक थे यूटिलिटेरियन। जो ओरिएंटलिस्ट थे वो भारत की प्राचीन सभ्यता को बहुत ही, क्या कहेंगे, उसको बहुत ही उसमें इंटरेस्टेड थे
उस पर अध्ययन करते थे और उसकी तारीफ भी करते थे, भारत की जो एंशिएंट परंपरा थी। लेकिन जो यूटिलिटेरियन थे वो ज्यादा मॉडर्न टाइप के थिंकर थे, है ना। ये लोग क्या करते थे, भारत की जो प्राचीन सभ्यता जो थी, ये जो थी, उसका वो आलोचना करते थे। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म पढ़ रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं, साम्राज्यवाद पढ़ रहे हैं, तो यूटिलिटेरियनिज्म और ओरिएंटलिस्ट के बीच में जो डिबेट है उसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्रिटिश पॉलिसी पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ा है। जो शुरू के अंग्रेज जो थिंकर्स थे, जो अंग्रेजी पॉलिसीज थी शुरू में, वो ज्यादातर आपको ओरिएंटलिस्ट पॉलिसी से वो इन्फ्लुएंस थी, जहां पे आपको संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ना है, आपको क्या है भारत के जो धार्मिक किताबें हैं उसका ट्रांसलेशन करना है, उसका अनुवाद करना है, मतलब जो धार्मिक गुरु हैं उनकी मदद से बहुत सारे नॉलेज को प्रोड्यूस करना है। लेकिन बाद में जो नए तरह के स्कॉलर्स आए वो हो गए ओरिएंटलिस्ट, सॉरी वो हो गए यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन ज्यादातर मॉडर्न ख्याल के थे, है ना, ज्यादातर आपको मॉडर्न ख्याल के थे, और उन्होंने भारत की जो प्राचीन सभ्यता थी उसको बहुत ही, उसको क्या किया है, थोड़ा नकारात्मक तरीके से देखा है। तो दो तरह की धाराएं हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भी अंग्रेजों की तरफ से, एक यूटिलिटेरियनिज्म और दूसरा है ओरिएंटलिज्म। एक यूटिलिटेरियन टाइप के स्कॉलर थे और एक ओरिएंटलिस्ट टाइप के स्कॉलर थे। जो ओरिएंटलिस्ट थे वो टेक्स्ट यानी किताबों का, प्राचीन किताबों का अध्ययन करते थे, संस्कृति का ज्यादा अध्ययन करते थे, धर्म का ज्यादा अध्ययन करते थे, और कहीं ना कहीं भारत की जो प्राचीन सभ्यता थी उसको बहुत ही तारीफ करते थे। अभी हाल के दिनों में मैं पढ़ रहा हूं मैक्स मुलर की किताबें। मैक्स मुलर ने कैम्ब्रिज में कुछ लेक्चर दिया है। वो लेक्चर है जो सिविल सर्वेंट्स, उस जमाने में जो अंग्रेज सिविल सर्वेंट्स जो भारत में नौकरी करने के लिए आ रहे थे, उनको उन्होंने लेक्चर दिया है कि हिंदू हमें क्या, हिंदू कौन होते हैं, भारत हमें क्या सिखा सकता है। बहुत सारा लेक्चर उसमें पढ़ा है, और उसमें वो संस्कृत की बहुत तारीफ कर रहे हैं। उसमें करेंगे संस्कृत के अंदर में नॉलेज ही नॉलेज पड़ा हुआ है। उसमें वो कह रहे हैं कि जो यूरोप की जो भाषाएं हैं, वो यूरोप की जो भाषाएं हैं उसके बहुत सारा संबंध जो है संस्कृत से हुए हैं। फिर कह रहे हैं कि ज्ञान परंपरा आपको संस्कृत में बहुत मिलेंगे। फिर वो कह रहे हैं सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स को कि आप हिंदू लोगों को ये मत समझो कि वो डिसलॉयल होते हैं। आप देखो हिंदू धर्म की जो किताबों को देखोगे तो हर जगह हिंदू लॉयल होते हैं, मतलब बहुत ही क्या लॉयल को क्या कहते हैं उसको हिंदी में, वफादार होते हैं वो। तो वो लेक्चर दे रहे हैं। तो मैक्स मुलर को मैं ओरिएंटलिस्ट तौर पे रखता हूं और जेरमी बेंथम इन लोगों को यूटिलिटेरियन तौर पर रखते। तो यूटिलिटेरियन लोग जो थे वो ज्यादा प्राचीन सभ्यता ये सबको बहुत तारीफ नहीं करते, वो मॉडर्न ख्याल के ज्यादा थे वो। तो यहां पे बेंथम ने यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट दिया है। यूटिलिटेरियनिज्म का क्या मतलब होता है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी ज्यादातर लोगों का जिसमें हित हो, ज्यादातर लोगों का जिसमें फायदा हो, वही चीज सबसे अच्छी है ना। ज्यादातर लोगों का जिसमें फायदा हो, ज्यादातर लोगों का जिसमें हित हो, वही चीज सबसे अच्छी होती है। और दूसरा क्या होता है इसका, मैक्सिमाइजिंग प्लेजर और मिनिमाइजिंग पेन, यानी आप अपने प्लेजर को क्या कहेंगे हिंदी में, भोग विलास को, भोग को बढ़ाइए, अपने मौज मस्ती को बढ़ाइए। क्या प्लेजर को क्या कहेंगे हिंदी में बताइए, क्या? नहीं, प्लेजर जैसे आप आम खाती हो तो नहीं लगता आह बहुत अच्छा लगा, आम खाते तो नहीं लगता आह कैसा आम है, जो भी कहिए प्लेजर का। तो प्लेजर को बढ़ाना है, उनकी फिलॉसफी थी प्लेजर को बढ़ाना है और पेन को कम करना है। और आसान में दुखों को कम कीजिए, तकलीफ को कम कीजिए, और मौज मस्ती सुख है ना, वैभव आपका मजा मस्ती इसको बढ़ाइए। ये भी एक फिलॉसफी है ना। तो उनका जोर था, बेंथम का जोर था कि प्लेजर को और हैप्पीनेस को बढ़ाना है, और ज्यादातर लोगों के लिए जो प्लेजर होगा वही पद्धति सही है, वही नीति सही है। और हम लोगों को प्लेजर को ज्यादा करना है और पेन को कम करना, मिनिमाइज करना है पेन को और मैक्सिमाइज करना है प्लेजर को। यह सिद्धांत था जेरमी बेंथम का। लेकिन इस तरह के सिद्धांत का एक बहुत ही प्रॉब्लम है। इस तरह का सिद्धांत का प्रॉब्लम यह है कि ये प्लेजर को उसमें कुछ वैरायटी नहीं बना पाता है। अब देखिए,
क्लास के अंदर में आपका नाम क्या है, बोलिए क्या? भूमि। भूमि, मान लीजिए क्लास के अंदर में भूमि आई हैं, तो भूमि को अच्छा लगता है क्या? गिटार बजाना। ठीक है, ये गिटार बजा रही हैं, इनको बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या है? गायत्री। गायत्री को अच्छा लगता है क्लास के अंदर में बैठ के सिगरेट पीना। ठीक है, तो ठीक है। और आपका नाम क्या है? कशिश। कशिश को क्लास के अंदर में अच्छा लगता है दूध पीना। ठीक है, अच्छा। और आपका नाम क्या है? रिंकी। रिंकी को क्लास के अंदर में ये लगता है अच्छा कि ये क्लास के अंदर में बैठ के क्या करेंगी? वीडियो गेम देखेंगी उसमें, है ना। तो जर्मी बेंथम से बुलाया जाएगा और जर्मी बेंथम को कहा जाएगा, जर्मी बेंथम सर यहां बैठ जाओ, बैठा दो यहां पे। आपने तो थियरी दी है कि फ्रीडम का मतलब हो गया कि प्लेजर को बढ़ाना, है ना। उन्होंने, जर्मी बेंथम ने फ्रीडम का कंसेप्ट प्लेजर से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि फ्रीडम का मतलब होगा कि प्लेजर को बढ़ाना और पेन को कम करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों का हैप्पीनेस को बढ़ाना। तो अगर ऐसी बात है तो एक क्लास की जो है स्टूडेंट हैं वो कह रही हैं कि मैं गिटार बजाऊंगी, इनको गिटार बजाने में प्लेजर है। एक कह रहे हैं कि मैं सिगरेट पीऊंगी, ठीक है, क्लास के अंदर में। एक कह रही हैं, आपका क्या था? दूध पीना। एक का है दूध पिएंगे बैठ के, और एक है वीडियो गेम बैठ के क्लास के अंदर में देखेंगे, डिशुम 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 करेंगे। तो आप बताओ, सबको तो मैं इनसे जाके बोला कि आप वीडियो गेम मत खेलो, आप दूध पी लो। बोले नहीं, कभी भी नहीं, मैं सवेरे से उठ के रात तक सिर्फ वीडियो गेम ही देखती हूँ और वही खेलती हूँ। आप दूध के जगह पे आज एक काम करो, सिगरेट पी लो। नहीं नहीं, मैं दूध ही पीऊंगी। इनको बोलूंगा आज मक्खन बटर खा लो। नहीं नहीं, मैं तो सिगरेट उठते उठते 10 डब्बा पीती हूं मैं। हाँ, और इनसे जाके मैंने पूछा कि आप गिटार बजाना छोड़ दो, आज आप ढोलक बजाओ। कभी भी नहीं, जब बजाऊंगी तो मैं गिटार ही बजाऊंगी। तो उस वक्त अगर जर्मी बेंथम होंगे तो जर्मी बेंथम कहेंगे, अरे यार बताओ अब जर्मी बेंथम किनका प्लेजर ज्यादा है, प्लेजर किसका ज्यादा है। तो जर्मी बेंथम की जो यूटिलिटेरियन थियरी है, इसका एक सबसे बड़ा आलोचना यह है कि इसमें प्लेजर की जो वैरायटी होती है, अच्छे प्लेजर, बुरे प्लेजर, प्लेजर की क्या क्वालिटी होती है, किस प्लेजर को हम सही मानेंगे, किस प्लेजर को हम गलत मानेंगे, ये सवाल यूटिलिटेरियन फिलॉसफी में नहीं आ पाती है। उनका सिर्फ है कि प्लेजर को बढ़ा दो। क्या है? प्लेजर को। लेकिन प्लेजर कुछ अच्छा भी तो हो सकता है, कुछ प्लेजर बुरा भी हो सकता है। मान लो कि मेरे पापा ने मेरे लिए कार खरीद लिया और मुझे कार ड्राइव करने का बहुत ही शौक है। अब बिना मतलब का मैं दिन भर कार को ड्राइव कर रहा हूं, बिना मतलब का मैं बुलेट चला रहा हूं, तो उससे पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन वो व्यक्ति कहेगा नहीं, इसमें मुझे मजा आ रहा है, मुझे प्लेजर आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो जेम्स स्टुअर्ट मिल जो थे, उनका सबसे बड़ा रोल यह है कि उन्होंने अपने गुरु का जो सिद्धांत है यूटिलिटेरियनिज्म, उसको उन्होंने उसमें परिवर्तन किया, उसमें उन्होंने सुधार किया और कहा प्लेजर इज ओके। लेकिन उस प्लेजर में हमको यह भी देखना होगा कि गुड प्लेजर कौन सा है और बैड प्लेजर कौन सा है ना। उसके बीच में क्वालिटी के बारे में भी बात करनी होगी, है ना। क्योंकि कभी भी सिगरेट पीना और दूध पीना में, मान लीजिए मैं पूछा जो सिगरेट पी रहा है, अच्छा ये बताओ 100 प्लेजर में तुम सिगरेट पीते हो तो कितना प्लेजर मिलता है? 200। ठीक है। और दूध वालों से मैंने पूछा कि तुम दूध पीते हो तो तुमको कितना प्लेजर मिलता है 100 में? 200। तो दोनों ने तो 200 बता दिया कि भाई मैं 200 पॉइंट प्लेजर मुझे मिलते हैं। लेकिन जेम्स मिल के मुताबिक होगा कि नहीं, कोई कितना भी कह दे कि 200 प्लेजर मिल रहा है मुझे सिगरेट पीने में, लेकिन प्लेजर दूध पीने का और जो दूध पीने के जो फायदे हैं और सिगरेट पीने के जो नुकसान हैं वो कभी एक नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों को सिर्फ फ्रीडम को प्लेजर से जोड़ने से ही काम नहीं चलेगा। हमको ये भी सवाल पूछना कि प्लेजर किस तरह का, ये नुकसानदेह प्लेजर है कि ये समाज के लिए अच्छा प्लेजर है या व्यक्ति के लिए नुकसानदेह है या व्यक्ति के फायदे में, ये सवाल भी उठाना पड़ेगा। तो यहीं पे जेम्स मिल जो हैं, जेरमी बेंथम के जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने आके उसमें बदलाव करना शुरू किया।
जैसा कि मैंने बताया कि जेरेमी बेंथम का जो यूटिलिटेरियनिज्म है उसकी आलोचना यह है कि इसमें मोरल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसके अंदर में इसके नैतिक सवाल इसमें दब जाते हैं, है ना। जैसे कोई ड्रग लेता हो, ड्रग सिगरेट पीता हो 2 डब्बा सवेरे उठ के, तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को नुकसान कर रहा है। उसके सीने के जो सीना जो है, उसका जो चेस्ट है, उसका लंग जो है वो खराब होगा, वो खांसते खांसते एक दिन अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, है ना। तो वो क्या है कि वो ड्रग जो है वो गलत चीज है। मोरली ड्रग को हम सही नहीं कर सकते हैं कि इसमें प्लेजर मिलता है, समझ रहे हैं। तो यहीं से जेरेमी बेंथम के बाद जे.एस. मिल आ गए और जे.एस. मिल ने कहा कि नहीं, अगर हमको समझना है फ्रीडम को, तो सिर्फ हम फ्रीडम को प्लेजर से नहीं जोड़ सकते हैं, बल्कि हमको प्लेजर के बारे में क्वालिटी, व्हाट काइंड ऑफ प्लेजर, कैसा प्लेजर, इसका भी सवाल उठाना पड़ेगा। सिगरेट पीना और दूध पीना एक ही प्लेजर नहीं है। कार को ड्राइव करना, है ना, मौज मस्ती करने के लिए वो, और किसी एम्बुलेंस से किसी को अस्पताल लेके जाना, दोनों तो मोटर ही चला रहा है, कार ही चला रहा है ना। अगर मान लीजिए आपके पास कार है और कार को आप शाम को ऐसे ही घुमा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि मेरे पास कार है, मुझे बहुत मौज मस्ती आ रहा है, तो उससे पेट्रोल आप जला रहे हैं, नुकसान हो रहा है। लेकिन वही व्यक्ति अगर कोई बीमार है, उसको अस्पताल में लेके जा रहा है, तो वो दोनों एक बराबर नहीं हुए। इसीलिए जे.एस. मिल ने अपने गुरु की यूटिलिटेरियनिज्म थियरी को क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि नहीं, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की बात करनी होगी। ये क्या बात करना है, ये बात करना है सिर्फ क्वांटिटी की, यानी क्वालिटी की बात नहीं कर, समझ रहे हैं ना। क्वांटिटी और क्वालिटी, गुणात्मक। जैसे आपने सुना होगा कि गाना भी बहुत सारा सुना होगा कि जो किसी के साथ जिसको आप पसंद करते हैं, उसके साथ आप जो 10 मिनट गुजारते हैं, उसके अंदर में जो खुशी आपको महसूस होती है, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं उसके साथ आप 10 घंटा भी गुजारते हैं तो खुशी नहीं मिल पाती है ना। तो यहां पे क्या है, 10 घंटे से ज्यादा खुशी आपको 10 मिनट में मिली, यानी क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई क्वालिटी, है ना। कोई खाना क्या है कि इतना खाना आपको दिया गया, है ना, लेकिन कोई खाना आपको इतना ही दिया गया लेकिन अच्छा बनता है तो आप ज्यादा सेटिस्फाइड महसूस करते हो। तो जेरेमी बेंथम की जो थियरी है उसको जेम्स स्टुअर्ट मिल ने आलोचना करते हुए कहा है कि क्वांटिटी क्वालिटी है इंपॉर्टेंट, लेकिन क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है ना। आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ तुम्हारी मर्जी, तुमको जितना सिगरेट पीना हो पियो, इसकी मर्जी, ये जितना भी दूध पीना चाहे पिए। नहीं, आपको कहना पड़ेगा, एक मोरल सवाल पूछना पड़ेगा कि हाँ नहीं, सिगरेट पीना जो है वो गलत है और दूध पीना जो है वो सही है। तो यहीं पे जे.एस. मिल जो है उन्होंने लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट दिया है, तो वो फ्रीडम और प्लेजर का एकदम डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बल्कि ये यहां क्या कर रहे हैं, प्लेजर के साथ साथ क्वालिटी, किस तरह का प्लेजर है, इस सवाल को भी उठा रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। हम सब लोग मेरी मर्जी, मैं ये करूं मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं मेरी मर्जी, तुमको क्या है, मैं रात भर पार्टी करूं मेरी मर्जी, है ना, मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्लेजर मिलता है, मैं रात भर पार्टी करूं, मैं 5 बजे घर पे आऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे बेंथम को तो लगता है ठीक है, वो उसको प्लेजर मिल रहा है, वो पार्टी करे। लेकिन यहां पे अगर जे.एस. मिल होते तो सवाल पड़ते, किस तरह का प्लेजर आप ले रही हैं? आप तो एरिस्टोटल की किताब भी तो पढ़ सकती थी, है ना, आप तो गिटार भी बजा सकती थी, आप सवेरे योगा भी तो कर सकती थी, है कि नहीं, आप मॉर्निंग वॉक भी तो कर सकती थी, किसी गरीब को अस्पताल भी तो ले जा सकती थी। लेकिन आप क्या कर रही हैं, लिबर्टी का मतलब, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं, मौज मस्ती ही नहीं है, यही बात कहने की कोशिश की जा रही है। उसके अंदर में आपको एक मोरल सवाल भी उठाना पड़ेगा। मोरल सवाल, सिगरेट पीना और दूध पीना कभी बराबर नहीं हो सकता। मोटरसाइकिल चला के ऐसे ही पार्क में इधर उधर दाना, पोल्यूशन फैलाना, वो और किसी इंसान को अस्पताल लेके जाना, हॉस्पिटल लेके जाना, वो दोनों चीजें एक नहीं हो सकती है। अब आइए हम समझ लें कि जे.एस. मिल ने लिबर्टी के बारे में क्या कहा है। तो जे.एस. मिल के अंडरस्टैंडिंग में लिबर्टी का मतलब है कि इंडिविजुअल को पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो अपने फैसले ले,
इंडिविजुअल यानी व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का दबाव बाहरी ना हो। लिबर्टी इज वंस इंडिविजुअल डिसीजन, यानी जेम्स मिल के अंदर, जॉन स्टुअर्ट मिल के अंदर स्वतंत्रता का मतलब है कि आप अपने फैसले खुद लो, आपके फैसले कोई दूसरे ना तय करें, आपके जो फैसले हैं उसके ऊपर समाज या राज्य जो है आपको ये ना करे कि ऐसा ही करना है। और उन्होंने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है ऑन लिबर्टी, और उसमें उन्होंने कहा है, इस लिबर्टी किताब के अंदर में उनका जो मेन जो कंसर्न है जे स्मिल का, वो कंसर्न यही है कि कैसे हम व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य के ऑथोरिटेरियन ताकत से बचा कर रखें। अब आप यहां पे देखेंगे कि रूसो का थिंकिंग करने का तरीका और जे मिल का थिंकिंग करने का तरीका में दोनों में थोड़ा अलग अलग हो रहा है। कैसे हो रहा है, कोई बता पाएगा कि कैसे जे मिल जो है और रूसो कैसे अलग सोच रहे हैं? वो ऐसे सोच रहे हैं, रूसो के लिए क्या है कि व्यक्ति का जो निजी स्वार्थ है उससे सर्वोपरि स्वार्थ समाज का है ना। व्यक्ति का निजी स्वार्थ से ऊपर है समाज का स्वार्थ, और अगर आपके स्वार्थ और समाज के स्वार्थ टकरा रहे होंगे तो रूसो कहेंगे कि आप अपने स्वार्थ को खत्म कर दीजिए, समाज के स्वार्थ के पीछे जाइए। लेकिन मिल का कहना है कि कई बार समाज क्या करता है, स्टेट क्या करता है, उसको चलाने वाले कुछ लोग होते हैं और वो लोग कई बार अपने स्वार्थ को दूसरों के स्वार्थ के ऊपर थोप देते हैं, और इस तरह से इंडिविजुअल जो होता है उसके जो चॉइस होते हैं, उसकी जो इंडिविजुअलिटी होती है, उसकी फ्रीडम खत्म हो जाती है। मिसाल के तौर पे इलेक्शंस होता है, इलेक्शंस मान लीजिए आपके क्लास में इलेक्शंस हुआ, तो इलेक्शंस हो गया, तो इलेक्शंस में मान लीजिए ये इलेक्शंस में खड़ी हो गई, ठीक है, और वो खड़ी हो गई, उनको मिला 80 वोट और इनको मिला 20 वोट, तो जीतने वाला कौन हो गया? वो जीत गई हो। तो जो 20 वोट जो बचे, तो उन्होंने कहा अच्छा इन 20 लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं देखता हूं तुम लोग कैसे क्लास में एक साल गुजारती हो, इनके लिए चौक भी नहीं मिलेगा, इनको क्लास में बिल्कुल पीछे बेंच में बैठना होगा, जब क्लास के अंदर में जब कोई पार्टी और फंक्शंस होगा तो इनको ठंडे ठंडे पूड़ियां मिलेंगी, है ना, इनको बोलने के अधिकार नहीं होंगे। तो जेम्स मिल के लिए यह है कि कई बार जो सत्ता जो होता है वो कम नंबर के लोगों को दबाता है। और रूसो के यहां क्या है, रूसो के यहां क्या है कि व्यक्ति जो होते हैं अपने स्वार्थ के लिए समाज के स्वार्थ को नहीं देखता है वो। तो ये दो अलग अलग तरह की थिंकिंग है, समझ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे अगर आप अपने लोकालिटी में रहती हैं और अपने लोकालिटी में आपके पास कार है, तो अगर मान लीजिए उस सोसाइटीज के अंदर में 1000 लोग रहते हैं, तो 1000 लोगों के पास जब कार हो जाएंगे तो क्या होगा कि उसमें क्या होगा, पोल्यूशन फैलेगा, कार रखने के लिए जगह नहीं होगी। तो रूसो आके कहेंगे कि नहीं, आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति मत करो, आप क्या करो, एक बस ला दो जिसमें सब लोग चले, है ना। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मुझे कार में चलने में ज्यादा अच्छा लगता है, बस में बैठने पर मुझे थोड़ा चक्कर आता है। उन्होंने कहा नहीं, चक्कर की बात नहीं है, समाज की भलाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रूसो के लिए सोसाइटी का कंसर्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन जेएस मिल के लिए वो दूसरे तरीके से सोच रहे हैं कि जो राज्य होता है वो हमेशा कम नंबर के लोगों को दबाता है। तो वो कह रहे हैं कि राज्य की जो ताकत है उससे हमको इंडिविजुअल को बचाना है। और रूसो में क्या है कि इंडिविजुअल अपने स्वार्थों को जाके जो सोसाइटी के जो स्वार्थ है वहां पे जाके सरेंडर कर दे। तो दो अलग अलग तरह की चिंतन परंपरा है। फिर फ्रीडम जो है मिल के लिए इंडिविजुअलिटी है, व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि व्यक्ति जो भी करना चाहे वो करे, व्यक्ति के ऊपर कोई बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के ऊपर कोई राज्य का दमन नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को कोई ये ना बोले कि तुमको क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या खाना है, और व्यक्ति को बोलने के भी पूरे अधिकार होने चाहिए। मैं अगले क्लास में हो सकेगा तो मैं पढ़ाऊंगा कि बोलने के अधिकार के ऊपर मैं लिबर्टी के बारे में क्या कहा है। मिलने कहा है कि जो भी काम आप कर रहे हैं और जो भी चीज आप बोल रहे हैं, जब तक उसका नुकसान सोसाइटी के ऊपर ना हो तब तक आपको बोलने दिया जाना चाहिए। अगर कोई गलत बात भी बोल रहा है तब भी उसको बोलने देना चाहिए, क्योंकि गलत बातें से और सही बातें से ही सही बातें निखर के आती है। तो जो मिल थे, जेएस मिल, वो बोलने के अधिकार के भी बहुत बड़े उसके क्या थे, उसके सपोर्टर थे। और उन्होंने क्या कहा है कि फ्रीडम जो है वो अपने आप में वैल्यूएबल है, फ्रीडम जो है वो अपने आप में एंड है, फ्रीडम कोई मीन्स नहीं है। मीन्स और एंड का डिबेट समझते हैं। अब मैं बता रहा हूं, मान लीजिए ये हैं,
ये खाना नहीं लाएंगे, आज लंच नहीं लाएंगे। 1 बज गया, आप खाना खाने जाती हैं, तो 1 बजे आपने अपना टिफिन खोला तो उसमें देखा कि 6-7 पराठे आपकी मम्मी ने रख दिए हैं, सब्जी रख दी है, अब ये ऐसे बैठे हुई हैं, तो आप जाके बोले कि आप पराठे 2 खा लो। तो आपने अगर 2 पराठे खिलाएं, तो आपने क्यों 2 पराठे खिलाएं? तो एक तरह से आपने सोचा, अच्छा मैं इसको 2 पराठे खिलाऊंगी तो अगले दिन ये भी लाएगी तो मैं इससे भी 2 पराठे ले लूंगी, है ना, कोई बात नहीं मैं तो ले लूंगी। तो यहां पे क्या हुआ कि आप पराठे जो इसको खिला रहे हैं तो एक मकसद के साथ खिला रहे हैं, आपके पीछे आपका एक इंटरेस्ट छुपा हुआ है। लेकिन अगर आपने ऐसा सोचा, नहीं ये मुझे पराठा खिलाए या पराठा न भी खिलाए, मेरा फर्ज है एक क्लासमेट को पराठा खिलाने के लिए, मैं खिलाती इसको, अगर ये नहीं होती तो मैं उसको भी खिलाती, अगर मेरा इससे झगड़ा हो जाता तब भी खिलाते, क्योंकि किसी की भलाई करना कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है, कोई उससे कोई फायदे लेने वाली बात नहीं है, भलाई करना चाहिए, होता है नेकी करो और दरिया में डाल। तो उसी तरह से फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है मिल के लिए, वो इसलिए नहीं है कि फ्रीडम का कॉन्सेप्ट होने से कुछ फायदा हो जाएगा और कुछ हो जाएगा, फ्रीडम होना ही चाहिए हर हालत में, वो अपने आप में ही पूर्ण है। वो हमको इनको पराठा खिलाना है, खिलाएंगे, हमको कुछ लेना नहीं है, हम उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं। उसी तरह से मिल जो है उनके लिए कि लिबर्टी जो है इंडिविजुअल को मिलना चाहिए, इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि इससे ये फायदा होगा और वो फायदा होगा, नहीं, उसको वो सोच नहीं, वो अपने आप में ही वो एक एंड है। एंड का मतलब वही हम चाह रहे हैं, आपकी मैं मदद कर रहा हूं, उसको हम इसलिए मदद कर रहे हैं कि मदद करना मुझे अच्छा लगता है, मदद करना अच्छी चीज है, इसलिए मदद नहीं कर रहा हूं कि आपके पापा जो है प्रोफेसर हैं, मुझे नौकरी दिला देंगे वहां पे, समझ रहे मेरी बात। तो एक होता है, तो लिबर्टी का जो कंसेप्ट है और जो फ्रीडम का कंसेप्ट है मिल के लिए, वो अपने आप में एक एंड है, अपने आप में ही है। वो एंड को क्या बोलेंगे, बोलिए हिंदी में क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा ट्रांसलेशन नहीं, अंत का मतलब यहां नहीं हुआ, यहां एंड का मतलब हुआ कि नहीं, यहां एंड का मतलब, देखिए ट्रांसलेशन के साथ प्रॉब्लम है, यहां शुरू और खत्म का मतलब नहीं है, यहां एंड का मतलब है अपने आप में ही वो सफलता है, अपने आप में ही वो चीज, मतलब कहने का मतलब है कि मैंने इनको पराठा दिया तो 1 पराठा दिया, क्यों? अच्छा ये भी कल मुझे पराठा देगी, इनकी मां मुझे पराठा देगी, नहीं, मैंने इनको पराठा दिया क्योंकि मुझे पराठा देना एक हमारा फर्ज है। तो वो कह रहे हैं कि लिबर्टी होना चाहिए। लिबर्टी इसलिए नहीं होना चाहिए कि इससे ये फायदे होंगे, उससे वो फायदे होंगे, उससे वो फायदे होंगे। कोई अगर सड़क पर गिर गया तो हम उसको अस्पताल ले जाते हैं, इसलिए नहीं सोचते कि कल मैं भी गिर जाऊंगा तो मुझे अस्पताल लेके जाएगा। हो सकता है कि जिसको अपने अस्पताल पहुंचाया उसको पहचान भी नहीं पाया अगले दिन से। तो लिबर्टी जो है मिल के मुताबिक, जेम्स स्टुअर्ट मिल के मुताबिक, ये जो लिबर्टी है वो स्टेट की जो अथॉरिटी है उस पर वो एक तरह का क्या करता, अंकुश लगाता है वो, क्योंकि एक लिबरल सिद्धांत होता है। देखिए लिबरल पॉलिटिकल थियरी में, उदारवादी राजनीति में क्या होता है, राज्य को हमेशा दमनकारी समझा जाता है कि राज्य जो होगा वो दमन करेगा, राज्य जो होता है वो लोगों की व्यक्ति स्वतंत्रता को खत्म कर देता है। तो जो लिबरल थिंकर हैं वो मानते हैं कि राज्य के बगैर काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि राज्य जो है एक नेसेसरी ईवल है ना, वो एक शैतान है जिसकी जरूरत है हमें। इसलिए जो उदारवादी चिंतक होते हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाने के लिए वो क्या करते हैं कि राज्यों पे क्या करते हैं, उन पे बहुत अंकुश लगाते हैं। हमारे संविधान के अंदर में फंडामेंटल राइट्स है, हमने आपको बार बार बताया फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल राइट्स को कभी वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन फंडामेंटल राइट्स है राज्य इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य जैसे राज्य लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लोगों को बोलने के अधिकार होंगे, राज्य लोगों को बोलने के अधिकार को नहीं छीन सकता है। राज्य जो है वो किसी के जीने के अधिकार को नहीं छीन सकता है। तो लिबरल फिलॉसफी में राज्य को समझा जाता है कि बहुत ही ताकतवर है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन सकता है, इसलिए राज्य के ऊपर अंकुश लगाई जाती है। राज्य को खत्म नहीं किया जाता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए राज्य को कहा जाता है कि आप इन एरिया में इंटरवेन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपका धर्म है ए और आप बी धर्म से किसी से शादी करना चाहते हैं, तो क्या चीफ मिनिस्टर आपको जेल कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। क्यों नहीं कर सकता? उसको पसंद नहीं भी हो। मान लीजिए मैं चीफ मिनिस्टर हूं और मान लीजिए मैं आपके घर का हूं और मुझे पसंद नहीं है कि आप हमारी कम्युनिटी को छोड़कर दूसरे कम्युनिटी में शादी करें, लेकिन फिर भी कानून इसकी इजाजत नहीं देता। क्यों इजाजत नहीं देता है? मिल की बात याद रखिए, क्योंकि
हमें लिबर्टी को बचाने के लिए राज्य की जो अंकुश जो ताकत है उसके ऊपर हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा, उसको हमें रोकना होगा। जो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो व्यक्तियों के अधिकार होते हैं, वो अधिकार में राज्य जो है वो उसमें जा नहीं सकता, एक तरह का लक्ष्मण रेखा होता है। लेकिन रूसों के अंदर में दूसरी थिंकिंग है, रूसों के अंदर में थिंकिंग है कि रूसो जो हैं उनका है कि नहीं, व्यक्ति के स्वार्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट समाज का, स्टेट का स्वार्थ है। उनके लिए कलेक्टिव स्वार्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति का स्वार्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप देखेंगे कि दो अलग अलग तरीके के सोचने के तरीके हुए हैं। तो हम लोगों ने जेस मिल को आज बात किया।